वेलकम टू टॉप नॉच क्लासेस। आज हम जस्टिस के ऊपर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेंट्रल आइडिया ऑफ प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस? ऑप्शन ए इक्वालिटी, ऑप्शन बी लिबर्टी, ऑप्शन सी हार्मनी, ऑप्शन डी ब्रदरहुड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी हार्मनी। बेसिकली जो प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें वो पूरे समाज को 3 भागों में विभक्त करते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे के कार्य में कोई भी हस्तांतरण नहीं करेगा। उसी को उन्होंने हार्मनी का सिद्धांत और उनका जो जस्टिस का आइडिया है वो यही है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2, निम्न में से किस विद्वान का यह विचार है कि न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र आधार सार्वजनिक उपयोगिता है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी डेविड ह्यूम, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी जॉन रॉल्स। ऐसा कौन विद्वान है जो ये कहता है कि जो न्याय की उत्पत्ति हुई है उसका जो एकमात्र आधार है वो सार्वजनिक उपयोगिता है? ऐसा कहते हैं डेविड ह्यूम। ठीक है, डेविड ह्यूम कहते हैं कि जो न्याय की उत्पत्ति है उसका आधार सार्वजनिक उपयोगिता है। डेविड ह्यूम भी उपयोगितावादी विचारक हैं। ठीक है, और जो बेंथम है वो ये कहते हैं कि जो न्याय है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो सुख होगा वही न्याय है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, रॉबर्ट नोजिक का न्याय संबंधी अधिकारिता का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? जो रॉबर्ट नोजिक का एंटाइटलमेंट थ्योरी है वो बेसिकली किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए हस्तांतरण का नियम, ऑप्शन बी न्यायपूर्ण प्रारंभिक अर्जन का सिद्धांत, ऑप्शन 3 अन्याय का परिष्कार का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही ये तीनों के नियम पे ही आधारित है रॉबर्ट नोजिक का न्याय संबंधी अधिकारिता का सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हस्तांतरण है, न्यायपूर्ण प्रारंभिक अर्जन का सिद्धांत है और अन्याय का परिष्कार सिद्धांत है। ठीक है, अब ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि जो बेसिकली जो रॉबर्ट नोजिक की थ्योरी है जस्टिस की, उसके अंदर वो बात करते हैं कि 3 तरीके की उन्होंने बात की है, जिसमें मैंने यहाँ पर तीनों लिख दिए हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन इक्वेशन, एक है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन ट्रांसफ़र और है प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो कि आखिरी है अन्याय का परिष्कार का सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत के द्वारा एक व्यापक राज्य के उद्भव की संभावनाएं रहती हैं जो नैतिक दृष्टि से अमान्य है? ऑप्शन ए जी.ए. कोहेन, ऑप्शन बी मार्था मैसबाम, ऑप्शन 3 रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन डी विल किमलिका। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3 रॉबर्ट नोजिक। जो जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है उसके बहुत बड़े आलोचक हैं रॉबर्ट नोजिक, वो ये बात कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, निम्न में से किस विचारक का मत है कि जब सर्वज्ञ दार्शनिक राजा ही न्याय व्यवस्था चलाएगा तो उससे सर्वाधिकारवादी नैतिकता और सर्वाधिकारवादी न्याय प्रचलित होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा विचारक है जो ये कहता है कि जो कहता है कि राजा दार्शनिक होगा। ऐसा कहते हैं प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो के बहुत बड़े आलोचक हैं कार्ल पॉपर। ठीक है, कार्ल पॉपर की एक बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। उसमें वो प्लेटो की बहुत ज़्यादा प्लेटो का जो बेसिकली आइडियल स्टेट है उसको बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं और उसको कहते हैं कि वो सर्वाधिकारवादी की तरफ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी है कार्ल पॉपर, ऑप्शन 2। ठीक है, According to Popper, what makes Plato an enemy of the open society is holism. The ideal state of Plato's republic is a totalitarian vision of utopia. Basically, कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो एक आइडिया है वो टोटलिटेरियनिज्म की तरफ लेके जाता है स्टेट को। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, प्रक्रियात्मक न्याय को बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों पर आधारित मानने वाले विद्वान हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन। ये तीनों ही हैं जो प्रक्रियात्मक न्याय को बाजार अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, ये इस पर आधारित है और ये मैंने लिख दिया कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो है क्या? इज द आइडिया ऑफ फेयरनेस इन द प्रोसेसेस दैट रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग work concept of global justice is given?
ऑप्शन ए अ थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रोल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स, ये भी जॉन रोल्स की बुक है। रिपब्लिक प्लेटो की है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, ये बुक है लास्की की। ठीक है, इसमें से हमें ये देखना है कि जो ग्लोबल जस्टिस का आइडिया किस में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी द लॉ ऑफ पीपल्स। ये जॉन रोल्स की एक रचना है द लॉ ऑफ पीपल्स, जो 1999 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज रिलेटेड टू इंटरजेनरेशनल जस्टिस। बेसिकली इंटरजेनरेशनल जस्टिस है क्या? इंटरजेनरेशनल जस्टिस का मतलब है कि आज की जो पीढ़ी है, जो हम लोग हैं, हम अपने रिसोर्सेज का, हर चीज़ का, सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं, हम हमारी पॉलिसीज़ इसी तरीके से बनाएं, रिसोर्सेज का यूज़ ऐसे करें, हम लोग गवर्नमेंट इस तरीके के चुने, हम लोग वर्ल्ड के अंदर पीस इस तरीके का बनाए कि जो आने वाली जनरेशन है, हम लोग उनको भी ध्यान में रखकर अपनी जो आज की जो हमारी पॉलिसीज़ है, आज की जो हमारी नीड्स हैं, उनको कैटर करें। ठीक है, इसको कहते हैं इंटर जनरेशनल जस्टिस। इसके बहुत बड़े जो क्या कहते हैं समर्थक हैं, वो है डेरेक पारफिट। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए डेरेक पारफिट। और ये जो जस्टिस है, ये रिलेटेड है ग्रीन पॉलिटिक्स से, और डेरेक पारफिट भी ग्रीन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ये रहा। इंटरजेनरेशनल जस्टिस इज मेनली डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस where present generations hold on obligation towards future generations not to pursue policies that create benefit for themselves but impose costs on those who will live in the future। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इंटरजेनरेशनल जस्टिस को समझना। बेसिकली ये एक ऐसी, हमारी आज की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनके लिए हम ऐसा वर्ल्ड बनाएं जहाँ पर वो भी सर्वाइव कर सके। सिर्फ ऐसा ना हो कि आज हम संसाधनों का उपयोग इस तरीके से कर लें, कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ बना लें जो आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, और इट इज़ रिलेटेड टू ग्रीन पॉलिटिक्स। ओके, क्वेश्चन 9 है हु रोट द बुक कॉल्ड लिबरलिज्म एंड लिमिट्स इन ऑफ जस्टिस। ऑप्शन ए माइकल वॉल्जर, ऑप्शन बी माइकल सैंडल्स, ऑप्शन सी चार्ल्स टेलर, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी माइकल सैंडल्स। माइकल सैंडल्स की बुक है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स इन ऑफ जस्टिस। ठीक है, और माइकल वॉल्जर की एक बुक है, ये नेट के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, स्फेयर्स ऑफ जस्टिस। और अमर्त्य सेन की बुक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। ये बुक भी अभी नेट के एग्जाम में लास्ट टाइम पूछी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन 10 है न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। यह तर्क किसका है? ऑप्शन ए जॉन रोल्स, ऑप्शन बी सुसन मोलर ओकिन, ऑप्शन सी जी.ए. कोहेन, ऑप्शन डी विल किमलिका। बेसिकली जॉन रोल जो जस्टिस के बारे में बात करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात करते हैं, तो परिवार की असमानताओं को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, जी.ए. कोहेन एक मार्क्सवादी वो सिद्धांतवादी हैं, इनका भी परिवार से रिलेशन नहीं है। विल किमलिका हम जानते हैं बहुसंस्कृतिवादी हैं, इनका भी परिवार से रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन बचता है बी सुसन मोलर ओकिन, जो कि एक नारीवादी विचारक है। ठीक है, वो बात करती हैं कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार की असमानताओं को लेकर चुप है। ये परिवार में मान लो अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन हम समाज के अंदर हम चाह रहे हैं कि हम न्याय के डिफरेंट क्या बोलते हैं थ्योरीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर उसमें परिवार के बारे में बात नहीं है तो वो बहुत इनकम्प्लीट सिद्धांत है। ऐसा बोलते हैं सुसन मोलर ओकिन। ठीक है, नारीवादी राजनीतिक दार्शनिक सुसन मोलर ओकिन अपनी कृति, इनकी बुक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, उसमें ये स्पष्ट करती हैं कि न्याय के संदर्भ में हुए अधिकांश महत्वपूर्ण शोध कार्यों में परिवार की अंदरूनी स्थिति और परिवार में अन्याय पर शायद ही कोई विचार है। वो ये कहती हैं कि इतने ज़्यादा जो जस्टिस के ऊपर, न्याय के ऊपर इतने अलग अलग शोध कार्य हुए हैं, लेकिन किसी के अंदर भी परिवार की अंदरूनी स्थिति और परिवार के अंदर जो अन्याय हो रहा है उस पर कोई विचार नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 11th which of the thinker used phrase the currency of distributive justice for distributive justice। distributive justice की बात करते हैं जॉन रोल्स। ठीक है, लेकिन द करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये फ्रेज यूज़ किया है जी.एच. कोहेन ने, जो मार्क्सवादी हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी जी.एच. कोहेन। यहाँ पर मैंने जी.एच. कोहेन के 1-2 वर्क्स और लिख दिए हैं। एक उनका वर्क है इफ़ यू आर एग्लिटेरियन हाउ कम यू
हाउ कम यू आर सो रिच, जो उन्होंने 2000 में किया है। और एक वर्क है इनका रेस्क्यूइंग जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। और मैंने ये लिख दिया कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख दिया। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब जस्टिस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बेसिकली हम लोग जो जस्टिस के बारे में जानते हैं, हम रॉबर्ट नोजिक और जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन, इन सब की थ्योरीज देख लेते हैं। लेकिन कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिनका हम ध्यान नहीं देते हैं और नेट के एग्ज़ाम में और स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। वो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे अब वो एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं, इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम ये कवर कर लेते हैं। मार्था मेजबाम, उनकी एक बुक है सेक्स एंड सोशल जस्टिस, जिसके अंदर इन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया है सेंट्रल ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, ठीक है। और इन्हीं की एक और वर्क है फ्रंटियर्स ऑफ जस्टिस 2006 में, इसमें इन्होंने बात की ग्लोबल जस्टिस की, ठीक है। विल किमले का हम जानते हैं मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेटेड है, इनकी एक बुक है जस्टिस इन पॉलिटिकल फिलोसफी 1992। माइकल सैंडल्स की एक बुक है जस्टिस अ रीडर, और एक बुक है जस्टिस व्हाट्स द राइट्स थिंग टू डू, और एक बुक है व्हाट मनी कांट बाय, ठीक है। ये 3 बुक है। और एक हमने क्वेश्चन आगे हमने एक सॉल्व किया था, वो भी माइकल सैंडल्स की एक बुक थी जिसका नाम था लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। और ये कोटेशंस मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है तो मैंने डाल दी है। एक है जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं, ये कोटेशन है ऑगस्टाइन की। नेक्स्ट, न्याय मानव आत्मा की उचित व्यवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, ये कहते हैं प्लेटो। नेक्स्ट है प्लेटो के न्याय संबंधी विवेचन में उसके राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं, कि बेसिकली जो प्लेटो का जो जस्टिस का सिद्धांत है उसके अंदर उनके पूरे राजनीतिक दर्शन के समस्त तत्व शामिल हैं, ऐसा कहते हैं एबेस्टाइन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कुछ आप ऐसा जानना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं कोई टॉपिक जो अभी तक मैंने कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। किसी भी तरीके का आपको कोई और प्रॉब्लम होता है नेट की तैयारी में तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आप हमारा साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं 1-2 क्विज़ डालती रहती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर्स हैं उनकी PDF वहाँ पर रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वहाँ पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।